नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, एक जो मामला है पीटीडीसी के हवाले से, आपने आज भी कहा कि हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, आपने ट्वीट भी किया इस हवाले से, लेकिन जो कन्फ्यूजन थी वो सर्कुलर की वजह से थी जो कि पीटीडीसी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें तो बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जो उनके ऑपरेशंस हैं उनको बंद किया जा रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, रिसोर्सेज नहीं है, पेंडेमिक की वजह से नुकसानात बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है और मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है। जी, अगर शहजाद साहब, अगर आप सही तरीके से पढ़ें तो वाकई हम बंद कर रहे हैं ऑपरेशंस को। किस चीज़ की ऑपरेशंस को? गेस्ट हाउसेस की, रेस्ट हाउसेस की ऑपरेशंस को। पीटीडीसी के नीचे कोई 2-3 वेरियस कंपनीज़ हैं, तो उन कंपनीज़ को हम बंद कर रहे हैं। जैसे कि मोटेल्स की जो कंपनी है वो हम बंद कर रहे हैं, कि पीटीडीसी की जो एलटीडी है उसको हम बंद कर रहे हैं। उसको हम बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीटीडीसी को, जैसे कि मैंने आपको बोला है, शुड नॉट बी इन द बिज़नेस के वो गेस्ट हाउसेस चलाए और वो एक मैरियट बनने की कोशिश करे। और वो भी आपने देख लिया पीटीडीसी के गेस्ट हाउसेस का हाल। जहाँ तक रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, क्योंकि हमने जहाँ एम्प्लॉयमेंट आती है फ्लैशमैन और गेस्ट हाउसेस में, जो पाकिस्तान के 46 कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ एम्प्लॉयमेंट हुई हुई है, तो उस सेक्शन को हमने बंद कर दिया है। पीटीडीसी एज अ होल, जो मेन पीटीडीसी होल्डिंग कंपनी है, वो बिल्कुल बंद नहीं हुई, वो बिल्कुल खुल रही है। उसको हम बिल्कुल रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। 69-70 पोजीशंस अभी इंशाल्लाह हम टेंडर करने जा रहे हैं, रिक्रूट करने जा रहे हैं 20-20 लोगों के स्लॉट्स के साथ। तो जहाँ तक बात है रीस्ट्रक्चरिंग की, वो पीटीडीसी है, पीटीडीसी के कई ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को हम बंद कर रहे हैं। कि पीटीडीसी का कोई काम नहीं था कि वो रेस्टोरेंट दामने को चलाने की कोशिश करें, जो 6 साल से पता नहीं कब से बंद है, गेस्ट हाउसेस को चलाने की कोशिश करें। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन। तो इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कई चीज़ें आपको कोर्ट के ज़रिए आपको देखना होता है कि ये लीगल लैंग्वेज ठीक है, कई चीज़ें ये हमें जब मुलाजमीन को भेजना होता है उनको नहीं बताना होता कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। इट्स क्वाइट फ्रैंकली नॉट देयर बिजनेस कि हम इस कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं। जो उन कंपनी को उनको अप्लॉय करती है, पीटीडीसी 1 फॉर एग्जांपल, होल्डिंग कंपनी हो पीटीडीसी 1, वो हम सारे क्लोज कर रहे हैं। सही, लेकिन आपने ये भी कहा कि जब आपसे पूछा गया कि 300 मुलाजमीन आप लोगों ने फारिग कर दिया, आपने कहा कि इन 300 मुलाजमीन की वजह से हम लाखों लोगों का जो रोज़गार है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब ये रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो आप देखेंगे प्राइवेट होटल्स आएंगे और लाखों लोग उसमें एम्प्लॉयड होंगे। बट लेकिन इन 300 लोगों का क्या कसूर है? इनको भी उसमें एडजस्ट किया जा सकता था। ऐसे तो नहीं है ना कि अगर माजी की गवर्नमेंट्स ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है तो और पीटीडीसी के होटल्स का अगर जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है या वो होटल्स अच्छे नहीं है, तो उनमें इन मुलाजमीन का तो सिर्फ कसूर नहीं है, इनको तो रिटेन किया जा सकता था। खासतौर पे इस वक्त जब पेंडेमिक है, वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते रहे कि ये लोग बड़े मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, बेरोज़गारी में वैसे ही इजाफा हो रहा है, और एक मैसेज भी तो आपने देना है ना। आप कहते हैं कि प्राइवेट होटल इंडस्ट्री किसी को ना निकाले, लेकिन जब हुकूमत निकालेगी तो प्राइवेट होटल इंडस्ट्री भी यही कहेगी कि हम भी बंद हैं, हम भी निकाल देते हैं। तो ये मैसेज भी कोई पॉजिटिव नहीं गया इससे? नहीं, पॉजिटिव की बात नहीं है। बात यह कि देखें, पहले आप कह रहे हैं कि उनको रखा जा सकता, मैं आपसे पूछूं कैसे रखा जा सकता? आप मुझे कोई एडवाइस दे दें। आप कह रहे हैं कि रखा जा सकता है, कैसे? हाउ? जहाँ आप कह रहे हैं कि जब हम इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे तो लाखों, मैं आपको एक गेस्ट हाउस, जी तो मैं आपको एक गेस्ट हाउस देता हूँ रेंट के लिए कि आप लीज पे 30 साल की रेंट पे लें। आप मुझसे लेंगे कि मैं कहूँगा कि ये 100 बंदे रखें? मतलब है कि ये कोई भी होटलियर हो जो अच्छे ब्रांडेड होटल्स हों, वो क्या कभी भी लेगा कि मैं उनको कहूँ कि मजबूरन उनको कहूँ कि ये 50-100 बंदे इस गेस्ट हाउस के साथ आ रहे हैं, आप प्लीज़ इसको रखें? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें, अगर इनमें से कोई इतने ज़बरदस्त है अपने काम में, आई एम श्योर कहीं होंगे भी, तो जब ये सारे गेस्ट हाउसेस खुलेंगे उनको तो बड़ा एडवांटेज है क्योंकि वो काम कर चुके हैं वहाँ, तो वो तो फिर से अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर वो इतने अच्छे हैं तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं इस फील्ड में, जो गेस्ट हाउसेस बना रहे होंगे, जिनने लीज ली हुई होगी, लेट देम जज। वो फिर जज करें कि वो उनको चाहते हैं कि इनकी एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर में होगी, हुकूमत नहीं करेगी, अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलेंगी उनको। हुकूमत नहीं करेगी क्योंकि हम हुकूमत के साथ पास वसाइल नहीं है इनको रखने के लिए। 105 करोड़ पिछले 5 सालों में मेरा लॉस है पीटीडीसी में। एक और इशू पे बात करना चाहता है, रूजवेल्ट के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी अर्से से बात चल रही है। जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट है पाकिस्तान की, उसमें भी उसको शामिल किया गया है, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि उसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, जॉइंट वेंचर करेंगे, जिसके लिए आपने कहा कि हम जो है फाइनेंशियल पार्टनर्स को भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसके बेचने के हवाले से या जॉइंट वेंचर या लीज करने के हवाले से आपका नाम बार बार सामने आता रहा है। इस पर सहाफ़ियों की तरफ से भी बात की गई है, ऑपोजिशन भी कहती है कि जानबूझ के एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिसमें पीआईए के जो असासे हैं
उनको अपने ही लोगों को बेच दिया जाएगा। तो क्या ऐसी कोई बात है, आपका कोई अपना इंटरेस्ट है या आपके फ्रंटमैन के जरिए कोई इंटरेस्ट है PIA के इन होटल्स में आपका? बिल्कुल इसमें कोई, शहजाद भाई, कोई सदाकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली एक दो मीडिया के भी, हर जगह आपको पता है पाकिस्तान में माफियाज और कार्टेल्स है, मीडिया के भी 2-3 दोस्त हैं जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और वो बार बार हर चीज़ में मुझे जोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक रोजवेल्ट की बात है सर, वो प्राइवेटाइजेशन, देखें प्राइवेटाइजेशन शहजाद भाई आपको पता है एक मिनिस्ट्री है और वो एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, उसके नीचे कई चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री का नाम है, उस पर अगर रोजवेल्ट आ गया उसका नहीं मतलब कि हम बेच रहे हैं और प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। इसमें खाली डिसीजन लिया गया है कि हम एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को रखें और हम देखें कि आसपास की बिल्डिंग्स, रोजवेल्ट 20 लेट्स से स्टोरीज़ पे है, लोग 108 स्टोरीज़ पे गए हुए हैं। हमें रोजवेल्ट से पिछले साल $1.5 मिलियन का नुकसान था, उससे साल पहले हमें 3 मिलियन का फ़ायदा था और वो भी 150 मिलियन के टर्नओवर पे। $3 मिलियन कोई चीज़ नहीं होती एज अ प्रॉफिट। 150 रफली उसका टर्नओवर था, 120 से 150। तो इन चीज़ों को हमने देखना चाहिए कि देखें, एक PIA एयरलाइन होटल्स क्यों ख़रीदती है? होटेलियर नहीं बनने के लिए कि वो एक एहसास हो, उसकी वैल्यू ऊपर जाए और उससे उसके पैसे बने और वो फिर PIA के अंदर जाए। PIA एयरलाइन भी डिक्लाइन होती गई, रोजवेल्ट भी डिक्लाइन होता गया। 2 और रोजवेल्ट्स हैं अमेरिका में, एक लॉस एंजलिस में, एक न्यू ऑर्लिन्स में। वो अपने आप को अपग्रेड 4 स्टार और 5 स्टार बनाते रहे। हम 4 स्टार से पता नहीं 2 स्टार पे, जब अगर आप कभी रहे हैं वहाँ, आप जाके कमरे देखें, 2 स्टार जैसे कमरे हैं उसके। तो क्या यही एक चीज़ है हमें करने, मतलब है कि हम अपने आप को एक टॉप लोकेशन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, इसको हम रखना चाह रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि घर जो लिया हमने किराए के लिए, हमें किराया तो सही मिले। बुखारी साहब, जो आप कह रहे हैं कि सहाफ़ियों ने ये बात की है, उनके पास भी खबर कहीं ना कहीं से आती ज़रूर है। अब गुलाम सरवर साहब से एक प्रोग्राम में पूछा गया कि आपकी वजारत में क्या कोई इंटरफेरेंस है, तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरफेरेंस होगी भी तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं उसके सामने रुकावट बन जाऊंगा। फिर जो PIA के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसका हिस्सा आप भी थे, उसको भी डीनोटिफाई कर दिया गया है एविएशन डिवीजन के कहने पे। मैं वाज़े कर दूं शहजाद भाई, ये बिल्कुल 100% गलत है। कोई टास्क फोर्स नहीं बनाई गई थी डिस्पोज करने के लिए। एक टास्क फोर्स बनाई गई थी कि एडवाइस करें कि कैसे, क्या हमें करना चाहिए रोजवेल्ट के साथ और अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। बिजनेस प्लान बनाने के लिए टास्क फोर्स ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है जी। बिजनेस प्लान बनाने के लिए कि उसका एक बिजनेस प्लान बनाया जाए। टास्क फोर्स नहीं देखें शहजाद भाई, टास्क फोर्स कैसे एक बिजनेस प्लान बनाए? क्योंकि बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। टास्क फोर्स के पास तो कोई पैसे तो नहीं होते या कोई अथॉरिटी नहीं होती एक बिजनेस एडवाइज़र को हायर करने के लिए, वो तो प्राइवेटाइजेशन के पास होगी। टास्क फोर्स का मकसद ये था कि इसको क्या एज अ होटल रन करना है, इसको एज अ मिक्स्ड यूज़ प्रॉपर्टी रन करना है, इसको कोई तरीका है इसको पैसे जनरेट करने का इससे। तो पूरा देखें कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस एरिया में, उस लोकेशन में। टास्क फोर्स ने CCOP में, और मैं खुद एक मेंबर हूँ CCOP का, प्लीज़ ये भी याद रखें कि जो थर्सडे को मीटिंग थी मैं उसका मेंबर हूँ। तो CCOP में हमने खाली ये कह दिया था कि जी 6 स्टडीज़ हो चुकी हैं, डेलोइट्स की, ANZ की और 4 कंपनीज़ की भी, इंटरनेशनल कंपनीज़ की, और डेलोइट्स और ANZ तो टॉप, दुनिया की टॉप कंपनीज़ हैं। इस इशू में मुझे एक आखिरी जवाब दे दीजिएगा बुखारी साहब कि एविएशन डिवीजन क्यों इस बात के खिलाफ था कि इस टास्क फोर्स को डीनोटिफाई किया जाए? मुझे नहीं पता कि वो क्यों खिलाफ थे। वो शायद इस गलत फहमी में थे कि टास्क फोर्स कोई डिसीजंस ले रही है। टास्क फोर्स की एक ही मकसद था डिसीजन लेना, वो था कि प्राइवेटाइजेशन को दें कि वो अपना काम शुरू करें, और वो हमने इस थर्सडे CCOP से करा दिया था। तो जब टास्क फोर्स का मकसद ही ख़त्म हो गया तो टास्क फोर्स बनाना तोड़ना तो PM का हक है पूरा। क्योंकि इसमें क्या आपके कोई इख्तलाफात इस पर गुलाम सरवर साहब से भी थे? क्योंकि एक प्रोग्राम में उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आपकी वजारत में कोई इंटरफेरेंस हो रही है, तो उन्होंने कहा कि किसी किस्म की इंटरफेरेंस होगी भी तो मैं उसको रोक दूंगा।
हाँ, मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहे हैं, मेरे और गुलाम सरवर साहब की कुछ हमारे फैमिलीज़ कुछ 50 साल पीछे जाते हैं, तो ऐसे हमारी कोई चीज़ नहीं है जी। बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल। कुछ अरसे पहले फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, जिसमें उन्होंने बताया कि नया पाकिस्तान क्यों नहीं बन सका, गवर्नेंस के क्या मसाइल है, जिसमें उनका तज्जिया ये था कि सियासी लोग टीम से आउट हो चुके हैं, गैर सियासी लोग आगे आ चुके हैं, और उन गैर सियासी लोगों के पास ना कैपेसिटी है, ना जो पीटीआई का विजन है उससे वो अपने आप को अलाइन करते हैं, और ये वजह है कि नया पाकिस्तान नहीं बन सका है। तो आपको भी ये लगता है कि यही वजह है कि जो गैर सियासी लोग हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है और वो विजन से अलाइन नहीं करते पीटीआई के? नहीं, मैं फवाद चौधरी साहब के साथ डिसएग्री करता हूँ। ज़ाहिर बात है, मैं भी एक अनइलेक्टेड हूँ, और अगर वो समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पीटीआई के साथ मंशूर अलाइन नहीं है, तो फिर दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। लेकिन यू नो, फवाद चौधरी साहब कभी कभी उनको मज़ा आता है अच्छी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने का, तो उस पर मैं तो वहीं छोड़ता हूँ उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।